नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। जी हाँ, इन्हीं उलझे हुए हालातों को सुलझाने की हर कोई कोशिश करता है और इस सुलझाने के चक्कर में कई बार इतना उलझ जाता है कि वो अवसादग्रस्त हो जाता है और अपने चारों तरफ एक नकारात्मक माहौल तैयार कर लेता है। और इसी नकारात्मक माहौल की वजह रहती है कि वो आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी उठाने के लिए बाधित हो जाता है। तो ये अवसाद क्या है, अवसाद होने पर क्या कुछ किया जाए और आत्महत्या जैसे जो ये नकारात्मक माहौल है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप है रितु सारस्वत जी, आप समाजशास्त्री हैं। इन्हीं मैडम से आज चर्चा करते हैं। मैडम, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। आजकल अवसाद काफी गंभीर समस्या बनता जा रहा है और जो अवसाद जो शब्द है, सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। अवसाद क्या है और इसकी जो ये अवधारणा है ये क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। दरअसल अवसाद एक ऐसी मन स्थिति है जो निरंतर व्यक्ति को एक उदासी के माहौल में ले जाती है, या ऐसा कहना चाहिए कि उसके भीतर इतनी उदासी घिर जाती है, घर बना लेती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाता है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसे अगले पल क्या करना है। और जैसे कि आपने कहा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलने में तो बहुत कॉमन है, लेकिन इसको डायग्नोज करना, इसके बारे में जानना, ये अपने आप में एक बहुत जटिल समस्या हो गई, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन सा व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होता चला गया है, कब इसकी गिरफ्त में आ जाता है, ये भी पता नहीं चलता। गिरफ्त में आ गया है। और एक शब्द है जिसका मैं प्रयोग करना चाहूंगी, ये एक साइलेंट महामारी है जी। एक ऐसी महामारी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन विश्व भर में हर चौथा व्यक्ति इस अवसाद का शिकार है। साइलेंट और अदृश्य बीमारी भी बोल सकते हैं। हाँ, कि जिसके बारे में पता ही नहीं है, ये धीरे से आपके भीतर घर कर जाएगी और आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप इस बीमार। और ये सबसे इतनी घातक बीमारी है कि ये शनि शनि आपको बिल्कुल खत्म कर देगी और आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार के सदस्यों को पता भी नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है। अगर 20-25 साल पहले की बात करी जाए तो ये अवसाद नाम से भी लोग वाकिफ नहीं थे। तो आखिर इन 20-25 सालों का, अगर पिछले 20-25 सालों की बात की जाए तो ऐसा क्या हुआ है? आप समाजशास्त्री हैं, तो समाज में ऐसे क्या परिवर्तन हुए हैं कि ये अवसाद हर एक के घर कर बैठे? देखिए, पिछले 3 दशकों की अगर हम बात करें तो वाकई ये स्थिति इतनी घातक नहीं थी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, पर इतनी घातक नहीं थी। और इसके पीछे देखिए, एक बहुत, अगर एक लाइन में कहूं, क्योंकि अभी शायद आपके पास प्रश्नों का अंबार होगा और उसके हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, लेकिन अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें, एक पंक्ति में इस बात को रखना चाहें, तो वो ये है कि उस समय, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, 3 दशकों पूर्व, अवसाद इतना अधिक इसलिए नहीं था क्योंकि अवसाद की जो मूल जड़ है ना, कि हम बातचीत, अपनी बात को कम्युनिकेट करना, अपनी बात को बताना, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके क्या स्वप्न हैं, आपके क्या डर हैं, आप किससे भयभीत हो जाते हैं, कौन से ऐसे तथ्य और तत्व हैं जिनको सुन के, जिनके बारे में विचार करके आप सशंकित हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो जब ये कम्युनिकेशन होता है, जब आप बातचीत कर पाते हैं, तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है। तो इसलिए 3 दशकों पूर्व या 4 दशकों पूर्व ये अवसाद की स्थिति, खासकर अगर हम भारत के संदर्भ में कहें, तो ये नहीं थी, क्योंकि आप 4 दशकों में बहुत जबरदस्त तरीके से शहरीकरण हुआ है। तब आप देखिए, अगर भारतीय ग्रामीण संरचना की हम बात करें तो आपको वो चबूतरे ध्यान में आएंगे जहां बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए आने जाने वालों को रोककर बात करते हैं, पूछते हैं। तो एक जो संचार था, जहां आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, उसका नितांत अभाव हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जी, तो इससे सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है? आज के समाज में क्या कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ है? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ क्या है। ऐसा क्या हुआ है? यहाँ 2 तरीके, आप शायद संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बारे में जिक्र करना चाह रहे हैं। वो तो है ही, वो है, लेकिन मैं इसको एक अलग दिशा की तरफ लेके जाना चाहूंगी। इससे पूर्व क्या होता था कि जब हम अवसाद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल मना नहीं करती कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या इस परिप्रेक्ष्य में कि पिछले 2-3 दशकों में जो संचार क्रांति हुई है, उस संचार क्रांति ने मनों में जो गांठें उत्पन्न कर दी हैं, जो अकेलापन उत्पन्न कर दिया, वो संचार का देखिए, कोई भी जब आधुनिकता अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आती है तो बहुत सारी समस्याएं भी लेकर आती है। तो मोबाइल ने और इंटरनेट ने और दुनिया भर के जो हमारे संचार के साधन हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, इन तमाम चीज़ों ने एक ऐसा मायावी संसार हमारे आसपास बुन दिया है कि हम उसकी गिरफ्त में इस तरीके से उलझ गए हैं कि हमें उन जो मीडिया है, वो जो माध्यम है, उस माध्यम से तो हम हजारों दोस्तों से जुड़ रहे हैं, जो कि एक छद्म संस्कृति है, एक छद्म हमारे आसपास एक सामाजिक पर्यावरण है। और हमारे पड़ोस में कौन है, इवन तो आप पड़ोस की बात कर रहे हैं, हमारे माता पिता हमसे क्या चाह रहे हैं, क्या बातचीत करना चाह रहे हैं, हमें कुछ भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। और सिर्फ हम अपने आप को एक ऐसी प्रदर्शन की दौड़ वर्चुअल दुनिया में खुद को फिट कर रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जहां हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है। वास्तविक दुनिया से परे हटकर हम वर्चुअल दुनिया में पूरी तरीके से, जैसे मैंने अभी कहा कि मायावी दुनिया है कि जहां हमें अपने वजूद का, अपने अस्तित्व का पता ही नहीं है कि हमारे भीतर क्या है। हम सिर्फ एक खोखली दुनिया में, और खोखलापन तो हमेशा तकलीफ देता ही देता है। युवाओं में आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त भी युवा ही हो रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण देखिए, आत्महत्या का जो प्रथम चरण है वो अवसादी है। बिना अवसाद के कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। यहाँ जब आपने आत्महत्या विषय की बात की है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, निरंतर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। तो जब तक मैंने स्वयं नहीं पढ़ा था, मुझे भी इस तथ्य का भान नहीं था। और मुझे लगता है शायद जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं वो भी मेरी तरह से अपरिचित होंगे कि जो ये आत्महत्या है ना, इसका दरअसल हम ये मानते हैं कि आत्महत्या मूलतः एक व्यक्तिक क्रिया है, दैट मीन्स एक पर्सनल एक्ट है। पर ये पर्सनल एक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सामाजिक क्रिया है। और सामाजिक क्रिया, अब हतप्रभ होके पूछा जाता है कि ये सामाजिक क्रिया कैसे हो सकती है। तो भाई, सामाजिक क्रिया यूं है कि समाज ही व्यक्ति के सामने उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे विवश होकर कोई भी, चाहे वो एक बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। जी। कई जो साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा आत्महत्या भी एक प्रकार की हत्या ही है। वो बिल्कुल है, क्योंकि वो हत्या समाज के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफी लोग जुड़े हुए रहते हैं। मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि मैं यहाँ पर नाम मेंशन करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे, उन्होंने ही सबसे पहले ये जो आत्महत्या के सिद्धांत को रखा, किस परिप्रेक्ष्य में कि ये एक सामाजिक क्रिया। उनका नाम था इमाइल दुर्खीम। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1897 में सुसाइड के ऊपर, और वो पूरी पुस्तक एक दर्पण की तरह से समाज के सामने रख दी गई कि जो कुछ कर रहा है ना, जो ये आत्महत्या की दर बढ़ रही है, उसके लिए समाज विवश कर रहा है। अब खासकर अगर आप युवाओं की बात करें, देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जब हाईवे पे जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, ये टॉप पर, ये यहाँ कोचिंग सेंटर से, जैसे एक फैक्ट्री है स्टूडेंट की तरफ। हाँ, मतलब स्टूडेंट में भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। अब वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इतना दबाव बनाते हैं। हर बच्चा अपनी एक व्यक्तिगत प्रतिभा लेकर आता है। हर बच्चे में, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई व्यक्तिगत विशेषता नहीं है, पर उस पेरेंट्स का दबाव, और साथ में उन, देखिए मैं अभिभावकों की भी गलती नहीं मानती, उन अभिभावकों के ऊपर, उन पेरेंट्स के ऊपर, उन माता पिता के ऊपर समाज का दबाव होता है कि आपका बच्चा अनूठा क्या कर रहा है, आपका बच्चा किस, मैं नाम कंपटीशन के माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा कोटा पढ़ने जा रहा है, तो आपको लगता है आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली है। अलग अलग क्षेत्रों की तैयारी करने, यूपीएससी के लिए दिल्ली जाते हैं, यूपीएससी के लिए दिल्ली जा रहे हैं, और तमाम तरह के, चाहे वो चेन्नई है, जब जितने भी बड़े शहर हैं, और समस्या वहां उत्पन्न होती है कि उस बच्चे को जो अभी चलना भी नहीं सीख पा रहा, आपने उसे रेस में दौड़ा दिया,
कहीं तो थकेगा। और बच्चे के ऊपर एक दबाव भी और होता है दूसरा कि बच्चे की भावना क्या है उसके बारे में किसी ने समझा ही नहीं। इसके बारे में तो चर्चा करना बिल्कुल। बहुत ही एक आउटडेटेड चीज जी। मानी जाती कि अरे तो बच्चा है, नादान है, इसे तो अपना अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं है। और हम माता पिता हैं, हम जानते हैं कि इसके लिए अच्छा क्या है, इसके लिए अच्छा या तो इंजीनियर बनना है या इसके लिए अच्छा डॉक्टर बनना है। मूलतः आज भी भारत इन दो चीजों पे टिका हुआ है, जी। शायद जी। बच्चों की सफलता की यही आधार इस समय। जी। पर विकास जी, मैं आपको एक बहुत दुखद बात बताती हूँ। अगर हम सिर्फ इन छात्रों की बात करें जिनकी आत्महत्या, अच्छा ये बच्चे एक दबाव के साथ आते हैं, उस दबाव के साथ कि माता पिता ने भेजा है, उन्होंने कितने संघर्षों से कितना हमारा पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, और अगर मैं सफल नहीं हो पाया या हो पाई तो मेरे माता पिता समाज में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ऐसा वो सोचते नहीं, उनको बराबर इस चीज का एहसास दिलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि बेहतर है कि यहाँ से, इस समाज से कूच कर लिया जाए। परंतु सफलता का मापदंड है क्या? देखिए यहाँ एक सिलसिलेवार, अगर सफलता प्राप्त करना, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो समाज के सामने मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हूँ कि फिर आईआईटी पिछले 5 सालों में लगभग 14-15 बच्चे जिन्होंने, जो आईआईटी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में सफलता का पराकाष्ठा मानी जाती है ना, सफलता की पराकाष्ठा भी कहें या सफलता के पैमाने कहें, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। नहीं, यहाँ देखिए पैमाने अलग अलग नहीं है, यहाँ तो एक पैरामीटर बना दिया गया है। पूरी इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है तो उन पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा जलसा कुछ नहीं हो सकता। एक संतुष्टि एक शब्द है जो हर एक के लिए अलग अलग है। कोई 90% पे संतुष्ट नहीं होता है, कोई 70% पे संतुष्ट होता है, तो हर एक के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया। अब जो वर्तमान में पिछले 2 दशकों में वहां संतुष्टि तो है ही नहीं, 99 पे संतुष्टि नहीं है और 70 पे भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर संतुष्टि का पैरामीटर कोई निश्चित होता कि चलो आईआईटी कर लिया ना या इंजीनियरिंग कर ली तो पेरेंट्स खुश हैं, तो फिर जो आईआईटी में बच्चा पढ़ रहा है उसके भीतर क्या गलत, क्या कितनी पीड़ा है कि वहां पहुंचने के बाद जो हमारी सक्सेस का लास्ट और सर्वोत्तम पैरामीटर है, वहां जाने के बाद भी बच्चा आत्महत्या कर रहा है, स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये अब आपको सोचना है कि कुछ ऐसी चीज छूट रही है जो बच्चों के भीतर बहुत भीतर खोखलापन पैदा करे, और वो छूट रहा है whom to trust, मैं किस पे विश्वास करूं। चोटी पे पहुंचते पहुंचते व्यक्ति बहुत अकेला हो जा रहा है। वो सक्सेस, वो प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि मैं अगर किसी से कुछ शेयर करता हूं तो ऐसा ना हो कि वो दौड़ के मुझसे 2 कदम आगे हो जाए। तो यहाँ प्यार का नितांत अभाव है, संवेदनशीलता का नितांत अभाव है, और इसमें बच्चों का दोष कदापि नहीं है। ये हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया है। आज से 3 दशक पूर्व माता पिता कहते थे कि अच्छा आप इस चीज में पारंगत है, आपको ये काम आता है, और आपका पड़ोसी बच्चा इस गणित में या फिजिक्स में कहीं कमजोर है तो बेटा कोई बात नहीं, आप अपना समय निकाल के उसकी दबाव नहीं डालते थे, सहायता कीजिए। नहीं, दबाव अलग चीज होगी, आप उसकी सहायता कीजिए। आप वो दोस्ताना संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आज माता पिता कहते नहीं नहीं, अपने नोट्स शेयर नहीं करना, अपनी चीजें बताना नहीं है। तो ये धीरे 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 करके व्यक्तित्व एक ऐसा संकीर्ण व्यक्तित्व हो जाता है जहां व्यक्ति कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो जब आप, और वो अंदर ही घुटन सी महसूस जब आप करता अपनी है, सफलता, अपना दर्द नहीं बांट पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भीतर ही भीतर इतने अकेले हो रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बच्चे, मैं लगभग 30 साल तक के युवाओं को बच्चा ही कहती हूँ कि वो युवा आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी बहुत पीड़ा में है, और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि हम इसे आज भी मजाक का विषय बनाते हैं। मैडम, एक समय था जब बच्चे अपने पेरेंट्स से डरते थे, और एक आज का समय है जब पेरेंट्स बच्चों को कुछ भी कहने से डरते हैं। जी, दरअसल हमारी जो पारिवारिक जो संरचना है, पहले वो पेरेंट्स सेंट्रिक थी। इसका तात्पर्य हुआ कि परिवार का जो संरचना थी वो माता पिता पे केंद्रित थी। अब हो गई है वो चाइल्ड सेंट्रिक। और फिर मैं कहूंगी ये अचानक से नहीं होता, ये बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पेरेंट्स लगातार उन्हें कहते हैं कि तुम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर कब तक, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। तो ये स्थिति है कि फिर ये एक घर्षण की स्थिति है, लेकिन उस घर्षण की स्थिति में अगर कोई और
फिर कहती हूँ ये बहुत पीड़ादायक है जी। कि माता पिता जो स्वप्न स्वयं के लिए पूरे नहीं कर पाते, उन स्वप्नों का बोझ वो अपने बच्चे, जब वो 5 या 7 साल का होता है तभी से उसके कंधों पे तभी डाल से देते उसके हैं। कंधों पे तो डाल देते हैं। उस बच्चे बच्चों के के पास बाद में कोई अगर विकल्प नहीं बचता। बड़ों की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं धैर्यशीलता की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है? देखिए, सब कुछ त्वरित चाहिए, जी। सब कुछ अभी चाहिए। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि मेरा मुकाबला एक बहुत सफल व्यक्ति से है, और मैं सफल होने का निरंतर, मैं का मतलब मैं पूरे समाज को संबोधित कर रही हूँ, पूरे समाज को अपने साथ लेके चल रही हूँ। ये वो मैं है जो हम सबके भीतर है, कि वो सफल हो गया है तो मुझे भी होना है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उस सफलता के पीछे कितना संघर्ष है, कितनी पेशेंटली उस व्यक्ति ने निरंतर कार्य किया है। मुझे लगता है उसे तो सफलता त्वरित मिल गई है, तो मुझे भी त्वरित मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मेरा जीवन जीने का कोई जी। तात्पर्य नहीं जी। है। हमारी जो जीवन शैली है इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं इन सारी चीजों के लिए? देखिए, जीवन शैली तो जो हमारी परवरिश हुई है उसके जी। इर्द गिर्द ही घूमती है, जी। और ये तो जिम्मेदार है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर जीवन शैली एक अलग सा शब्द नहीं है जिसकी हम तुलना कर सकें। जीवन शैली वो प्रक्रिया है जो हमें हमारे जीवन को कैसे संचालित करना है, उसका उसका प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया। उस प्रक्रिया में अब निरंतर ये बताया जा रहा है कि आप भागो भागो भागो, और तब तक भागो जब तक आपकी श्वास रुक ना तो जाए। हमारी आज की जो ये आधुनिकता की जो जीवन शैली, इसमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाए ताकि इस प्रकार के जो अवसाद हैं इनसे दूर रहा जाए, या ऐसे जो नकारात्मक माहौल बने उससे भी हम दूर रह देखिए, सकें? एक इंग्लिश में एक शब्द है कि दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। हम यही भूल गए हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, जी। और हम समाज से अलग होकर नहीं जी सकते। हम मोबाइल को अपना दोस्त बनाकर, फेसबुक इंस्टाग्राम को अपना दोस्त बनाकर नितांत अकेले हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक सौगात है कि आपको सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होती है, पर उस मुट्ठी को खोल दीजिए, और उस मुट्ठी को सिर्फ पूरे 24 घंटे में अगर आप आधे घंटे के लिए बंद करके रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कितनी खूबसूरती है। उस खूबसूरती को अपने भीतर आत्मसात कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे बांटा जा सकता है, और बहुत कुछ ऐसा जिसे सुना जा सकता है। आप जी। किसी के जीवन को साध सकते हैं, आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं, और कोई आपके जीवन में नई रोशनी देके जी। जा और सकता है। उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाए। जी। ये एक आधार स्तंभ है आत्महत्या को कई बार रोकने हम का। कुंठाग्रस्त इसलिए हो जाते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हम नहीं करते हैं, और जो प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं उनके उत्तर हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। वो उत्तर हम स्वयं उलझते इसीलिए हैं क्योंकि हम बात नहीं करना चाहते। और बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमें बात करना सिखाया नहीं गया है। एक बच्चा जब छोटा सा, आप अपने आसपास कहीं पर भी देखिए, जब 1 या 2 साल का बच्चा रो रहा होता है और माँ को काम करना होता है, तो माँ बजाय ये पूछने के, वो बोलने की अवस्था में आ चुका है तब कि क्या हुआ है, क्या परेशानी है, माँ को लगता है ओहो ये तो बहुत बड़ी उलझन है, तुरंत उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, और उस मोबाइल से वो ऐसा जुड़ता है कि फिर उसके बाद अगर उसे छोड़ने की जिद की जाए तो कई बार वो आत्महत्या तक कर लेता है। जैसे अभी पिछले 2 सप्ताह पूर्व हुआ कि एक बच्ची को माँ ने निरंतर टोका कि तुम इस मोबाइल को छोड़ दो, और उसने आत्महत्या कर ली। बच्चे क्या, अगर बड़ों की भी बात की जाए तो घरों में भी इस तरीके की समस्याएं आम हैं, और ये नकारात्मक माहौल इतना बनता जा रहा है आजकल के घरों में भी, तो इससे वो ये नकारात्मक स्टेप उठा लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ मुझे नहीं पता कि हमारे सुनने वाले श्रोताओं और दर्शकों को इस बात की जानकारी है या नहीं। हम जब आत्महत्या की बात सुनते हैं, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज खोलते हैं, तो इसने आत्महत्या कर ली। और ख़ास कर देखिए, चूँकि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ और राजनीति से मेरा दूर दूर तक का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो पिछले 2 दशकों से मैं पढ़ते आ रही हूँ, सबसे अधिक आत्महत्या की चर्चा होती है कि किसानों ने अलग अलग कारणों से, बहुत जो भी कारण गिनाए जाते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की। मैं आज आप लोग को वो बात बताना चाहती हूँ जो स्वयं मैं भी हूँ। मैं काम करने भी जाती हूँ, लेकिन मैं गृहिणी भी हूँ। भारत में पिछले 2 दशकों में जब एनसीआरबी के आंकड़ों को आप अगर उठा के देखेंगे, तो पहले स्थान पर आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति देखी गई है वो पेशेवर अर्थात नौकरी पेशा लोग करते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो गृहिणियों का आता है, जिसके बारे में हम कभी चर्चा ही नहीं करते। हम सोचते हैं अरे उनसे ज्यादा आराम का जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि
चाहे हम कार्यालय में हो और उनसे अगर ये पूछा जाए आपकी धर्मपत्नी क्या करती हैं, अरे वो कुछ नहीं करती, वो घर पे आराम करती हैं, बस सुबह खाना बना दिया फिर आराम ही। गृहिणी का जीवन इज इक्वल टू, अगर उसे आगे की तरफ हम इन्वर्टेड कॉमा में जोड़ें तो लग्जरी वाला है, आराम वाला है। लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जो पूरे भारत में आत्महत्या की जो दर है, 7वें नंबर पर अगर किसान है तो दूसरे नंबर पर गृहिणियां हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं होती? कुछ तो है ना, या ये कमी उनमें बिल्कुल नहीं है, वो कमी हमारे भीतर है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि इस मुद्दे को हम उठा ही नहीं रहे, हम इतने असंवेदनशील हैं कि उनकी पीड़ा हमें नजर ही नहीं आती। देखिए, आत्महत्या करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक समाजशास्त्री हुए थे चार्ल्स कूले, उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी दी थी कि समाज, हम एक दर्पण में जब खड़े होते हैं और अपने बारे में निश्चित करते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, वो दर्पण समाज है। वो समाज निरंतर आपको कहता है यू आर गुड फॉर नथिंग, आप करते क्या है, आप कुछ कमा के नहीं लाते। तो धीरे 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 आपका ना अपने से नफरत होने लगती है, खुद के प्रति आपका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। और सिद्धांतता, अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखें, आप सोशली भी देखें, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते। हमें प्रकृति एक बहुत बड़ी, मैं मानती हूँ प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं है। जिस तरीके से आम का पेड़ सारे संसार को आम देगा, हवा देगा, वायु देगा और शीतल छाया भी देता है, लेकिन बबूल का पेड़ क्या देगा? तो हमारा पूरा व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर उसके अंदर प्यार भरा हुआ है, संवेदनशीलता भरी हुई है, हम सारे संसार को देंगे। गृहिणियों से वो छीन लिया गया है, और बड़ी ही इस तरीके से छीना गया है। निरंतर उन्हें सुबह से लेकर शाम तक ये सुनने को मिलता है कि हम दिन रात खटते हैं, हम दिन रात काम करते हैं। आप लोग करते क्या हो? आप तो पूरे दिन घर में आराम करते हो, आपको धूप का अंतर नहीं पता, छांव का अंतर नहीं पता, थोड़ा सा खाना ही तो बनाना है। और ये गृहिणियों के भीतर इतना अवसाद उत्पन्न कर रहा है कि वो निरंतर आत्महत्या कर रही है, जिसके बारे में किसी मंच से कोई चर्चा नहीं होती। तो मेरा निवेदन ये है कि आज इस माध्यम से, आज जो कुछ हम बातचीत कर रहे हैं, कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, तो प्लीज कृपया करके अपने परिवार की गृहिणियों के कार्यों का मान रखें। और ये अगर मान रखने में कहीं थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं कह रही हूं, तो एक वीक के लिए उनको कहीं भेज दीजिए, एक सप्ताह के लिए, और उनके काम को लेके देखिए, आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि उनका पद, उनकी पदवी हमसे कहीं बहुत बेहतर है। और देखिए, मैं एक चीज और इस चीज को जोड़ना चाहूंगी, वो हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, हमारा जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में, उसमें 3 तरह से रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले वो बुजुर्ग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर चुके हैं, उनकी देखभाल करती हैं। जो वर्तमान जनरेशन, जिनकी आप जैसे विकास जी आप हैं, तो आपके घर की महिला सदस्य अगर आपका ध्यान रखती हैं, तो आप अपनी जहां कार्य कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और फिर वो बच्चे जो बाद में इस अर्थव्यवस्था में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनकी देखभाल कर रही हैं। तो वो तो तीनों पिलर्स को संभाल रही हैं। उनका कार्य को अगर हम अमूल्य नहीं, बिल्कुल अमूल्य नहीं मानेंगे, तो ये हमारे पार्ट पे कमी है। जी मैडम, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी, ताकि वो ऐसी सिचुएशन में अगर कभी गिर जाएं तो उससे दूर रह सके, और इस तरह के नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक जो माहौल है, वो बिल्कुल आसपास में ही ना बने? देखिए, मैं आप सभी से सच में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जब एक बच्चा इस संसार से जाता है तो पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। जब एक माँ इस संसार से जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। आपका जीवन बहुत अनमोल है, ये मान के चलिए कि जितनी भी नकारात्मकता अपने पास है, एक लंबी सी सांस लीजिए और ये कहिए, नहीं, आप अनमोल हैं। और जीवन में छोटी मोटी जो भी परेशानी है, उनका निवारण आप ढूंढ लेंगे। नहीं ढूंढ पा रहे तो अपनों से बात कीजिए, अपने नहीं बन रहे तो अपनों को ढूंढिए, अपने बनाइए। लेकिन ये संसार बहुत खूबसूरत है, बस खूबसूरती, थोड़ी सी धीरज, थोड़ा सा धैर्य, और ये मान लेना कि जब वो बुरा वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, तो सच में नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो जिंदगी बहुत अनमोल है, बुरा वक्त है, ये दौर भी गुजर जाएगा, क्योंकि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है। और इसी के साथ हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि हंसते रहिए, खुश रहिए। मैडम, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।